पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांग वूतोंग ने हुओ युहाओ के कपड़े बदलने के बाद वहीं सो जाती है। अब आगे देखेंगे। उस समय जब हुओ युहाओ भयंकर दर्द में डूबा हुआ था, अचानक उसके पूरे शरीर में एक ठंडी और ताजगी भरी लहर दौड़ गई। ये ठंडक धीरे धीरे उसके भीतर जल रही पीड़ा की ज्वाला को बुझाने लगी। वह ताजगी भरी अनुभूति इतनी आरामदायक थी कि उसकी गहरी नींद में भी उसके तनावग्रस्त नसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। अपने सपनों में उसने उसने देखा कि डोंगर वापस उसकी जिंदगी में आ चुकी है। वह उसके पास झुकी हुई थी। होयुहाव उसकी हल्की सी खुशबू महसूस कर सकता था और उसका छोटा सा हाथ अपनी हथेली में थामे हुए था। उसका दिल पूरी तरह से शांत हो गया था। पिछले समय की सारी यातना, सारी तकलीफें डोंगर के साथ होने पर कुछ भी नहीं लग रही थी। बस उसके वापस होने से ही हर दर्द गायब हो चुका था। कड़वाहट के बाद एक मीठी ताजगी रह गई थी। अगली सुबह जब पहली सूरज की किरण तंबू में दाखिल हुई, तो वह सीधी आकर तांग वूतोंग के चेहरे पर पड़ी। उसने आदतन हाथ उठाकर धूप से अपने चेहरे को ढकना चाहा, लेकिन उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका हाथ कुछ भारी सा लग रहा है। वूतोंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी बड़ी-बड़ी गुलाबी नीली आंखें अभी भी थोड़ी नींद से धुंधली थीं, और जैसे ही उसने नजर डाली, उसे सबसे पहले एक चेहरा दिखा। वह चेहरा पीला था, लेकिन उसमें हल्की सी लालिमा। तभी उसकी आंखों की सारी धुंधलापन गायब हो गया। उसकी बड़ी सुंदर आंखें अचानक पूरी तरह खुल गईं। उसके दिमाग में पल भर में सब कुछ खाली सा हो गया। मैं कहाँ हूँ? मेरे पास कोई सो क्यों रहा है? उसका मन हुआ कि वह तुरंत उठकर एक लात मार दे, लेकिन तभी उसने सामने दिख रही साइड प्रोफाइल को पहचाना। वह चेहरा उसे बहुत गहरी छाप छोड़ चुका था। वह समझ गई कि यह इंसान किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने लायक नहीं है। टांगू तोंग ने खुद को काफी मेहनत से शांत किया। उसने गहरी सांस ली और ध्यान से उस चेहरे को देखा। ये ये तो वही है, होयुहाव। पिछली रात की सारी यादें धीरे धीरे उसके मन में लौट आईं। वह खुद से सोचने लगी, तो मैं उसके पास ही सो गई थी और मैं पूरी रात यहीं उसके साथ रही। वह अभी तक बेहोश है, लेकिन लेकिन मैंने उसके साथ पूरी रात गुजारी। थंगुतोंग ने नीचे देखा और अचानक चौंक गई। उसने पाया कि उसकी दाहिनी हथेली की सारी उंगलियां होयुहाव के हाथ में कसकर फंसी हुई थीं, जैसे मानो यही सामान्य हो। ये ये कैसे हो गया? तुम क्या कर रही हो, थंगुतोंग? वह शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत अपना हाथ छटके से पीछे खींच लिया। उसके गालों पर गर्मी फैल गई थी। वह तो अब तक बेहोश है। उसने तो मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं होगा। तो क्या क्या मैंने खुद उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास सो भी गई? ये तो अविश्वसनीय है। टांगू तोंग ने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख लिया। उसका चेहरा जल रहा था। वह होयुहाव की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक तंबू के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। टांगू तोंग ऐसे उछलकर खड़ी हो गई जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। वह बिस्तर के पास खड़ी हो गई और खुद को शांत करने के लिए अपने सोल पावर को सर्कुलेट किया। तंबू का पर्दा उठते ही शूसनशी और जैंगनानन अंदर आए। उन्होंने देखा कि तंगुतोंग बिस्तर के पास खड़ी है। जैंगनानन हंसते हुए बोली, वुतोंग, भले ही तुम हुओ युहाओ का ख्याल रखी हो, तुम्हें हमेशा खड़े रहने की जरूरत नहीं। वह कैसा है? कुछ बदला है क्या? टंग वुतोंग ने उन्हें पीट करके सिर हिलाया और कहा, वह ठीक है, सब सामान्य है। सुसेंशी और जंग ननन बिस्तर के पास आए। सुसेंशी ने तंग वुतोंग की शर्मीली और लाल हुई एक्सप्रेशन देखी। उसके अनुसार वह स्पष्ट रूप से पिछली रात हो युहाओ की देखभाल करने में शर्मिंदा थी। वह अंदर से हंसा, लेकिन उसे बेपर्दा नहीं किया। युहाओ का रंग पहले से बेहतर लग रहा है। देखो, उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा है। जंग ननन ने खुशी से कहा। सुसंशी ने देखा कि होयुहाव का चेहरा पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी गुलाबी हो चुका था। साथ ही उसकी सांसें भी मोटी और स्थिर लग रही थीं। वुतोंग, तुमने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की। लगता है वह जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तंग वुतोंग ने अनायास उत्तर दिया। वुतोंग, पूरी रात उसकी देखभाल करने के बाद तुम थक गई होगी। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। सांशी और मैं आज दिन में उसकी देखभाल बारी-बारी से करेंगे। ओह, ठीक है। तंगुतोंग ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी तंबू की ओर भाग गई। जंगनन ने देखा कि तंबू का पर्दा हल्का हिल रहा था। वह उलझन में बोली, एह, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह किसी चीज से भाग रही हो? शुसेंशी हंसा और बोला, कौन जाने?
आखिर यूहाओ इतना बीमार है, अगर वह चाहे भी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी नहीं होगा। जंगनन लाल हो गई और उसे घूरते हुए बोली, सिर्फ तुम ही रोना ऐसे बुरे विचार सोचते हो। संशी ने उसका पतला कमर पकड़ लिया और कहा, क्या तुमने कल रात नहीं कहा था कि बुरे काम असल में बहुत अच्छे लगते हैं? पश, तुम बड़े बेहुदे हो। ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर ये चलता रहा तो अगली बार मुझसे दूर रहो। जंगनन ने गुस्से में कहा और भी लाल हो गई। ठीक है, मैं रुकता हूँ। मैं और बात नहीं करूँगा। सुसंशी ने बार-बार माफ़ी माँगी। तभी उसकी आँखें अचानक बड़ी हो गई। वह इसलिए कि उसने देखा कि होये होंठ के कोने पर हल्की मुस्कान आ गई थी। होयुहाओ ने वास्तव में बहुत जल्दी ठीक होकर उस दोपहर अपनी गहरी नींद से जागा। हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसका मन स्पष्ट और जागृत था, जो निस्संदेह यह दर्शाता था कि वह जल्दी ठीक होने की ओर बढ़ रहा था। सुसैनशी ने दोपहर में होयुहाओ की देखभाल की। उसने उसे पानी पिलाया और फिर धीरे से कहा, तुम छोटे शरारती, क्या तुमने आज सुबह कुछ सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था? होयुहाओ हंसते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। सच? संची ने शक से देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम आज सुबह मुस्कुरा रहे थे। हुयुहाओ ने आंखें घुमाई और कहा, थर्ड सीनियर ब्रदर, तुम्हारे मन में दोष बोध है। इस बार तुमने क्या किया? पश, पश, मैं तो निष्पक्ष और ईमानदार हूं। क्यों मुझे दोष बोध होगा? चलो युहाओ, अब इसके बारे में बात मत करते। हमारा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। हमने स्टारलू एम्पायर को मिंगडो माउंटेन रेंज वापस दिलाया, जिसका उपयोग वे सीधे सन मून एम्पायर के इलाके को धमकाने के लिए कर सकते हैं। हमारा स्ट्रेटेजिक एम पूरा हो गया। जैसे ही तुम ठीक हो जाओ, क्या हम वापस चले? हुआयुहाओ ने उत्तर दिया, हाँ, अब वापस जाने का समय है। हम अभी तक नहीं जानते कि हेवनली सोल एम्पायर की स्थिति कैसी है। अगर हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह से जीत लिया गया, तो सन मून एम्पायर सीधे एकेडमी को धमका सकता है। जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, हमें एकेडमी लौटना चाहिए। ठीक है, लगता है हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। स्टारलू एम्पायर ने हमें हमारी बैटल मेरिट के लिए रिवॉर्ड देने का आदेश दिया है और कई रिवॉर्ड्स हमें दिए गए हैं। हमने सभी मॉनेटरी रिवॉर्ड स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन नोबल टाइटल्स के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। तुम्हारा टाइटल हेरिडिटरी मार्कीस है। तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? हुओ युहाओ ने आह भरी और कहा, बाकी सब भूल जाओ। यह हेरिडिटरी मार्किस टाइटल मेरे लिए उपयोगी है, इसलिए मैं इसे चाहता हूँ। फ्रंटलाइंस की स्थिति कैसी है? शिवसंशी ने कहा, स्टारलू एम्पायर ने मिंगडो माउंटेन रेंज पर गार्ड स्थापित कर दिया है। उन्होंने सन मून एम्पायर में कई छोटे स्मॉल टीम्स ऑफ सोल मास्टर्स भेजे हैं। ये सन मून एम्पायर का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि यह उपाय क्या हासिल करेगा। उस दिन के बाद हम उनकी मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल नहीं हुए। हुइहाओ ने कहा, ठीक है, मुझे भरोसा है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अपनी वॉर स्ट्रैटेजी में वही गलती नहीं करेगा। स्टारलू एम्पायर के एलीट्स यहाँ हैं और सन मून एम्पायर को मिंगडो माउंटेन रेंज को वापस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही उनकी मेन फोर्सेस सभी हेवनली सोल एम्पायर में केंद्रित है। सुसेंशी ने कड़वाहट भरी हंसी दी। मुझे लगता है कि स्टारलो एम्पायर सन मून एम्पायर के लिए इतना खतरा नहीं होगा। डेथ गॉड डुलू बहुत डरावनी है। उसके होने के कारण सन मून एम्पायर को असली नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। हुओयू हाओ की आंखों में चिंता और हताशा झलक रही थी। वह कैसे अनजान हो सकता था कि सुसंशी ने क्या बताया? डेथ गॉड डुलुओ, ये शिशुई, एक अल्टीमेट डोलो थी। उसकी मार्शल सोल थी ब्लडी डीमन पपेट। वह उसके टीचर की पुरानी प्रेमिका थी और वह सीनियर बहुत शक्तिशाली थी। हुयुहाओ को याद था कि उसके टीचर ने कहा था कि इविल सोल मास्टर्स के लिए टाइटल डोलू बनना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इविल सोल मास्टर टाइटल डोलू बन जाता है, तो ये कैलामिटी ला सकता है। होली गोस्ट चर्च वर्षों से छिपी हुई थी और उनकी शक्ति अब परिपक्व हो चुकी थी। उनके पास इविल सोल मास्टर्स थे जो टाइटल डुलुओ थे और एक अल्टीमेट डुलुओ भी थी। उसके पास डेथ गॉड पगोडा थी जो शायद क्लास 10 सोल टूल बन चुकी थी। यशस्वी मानव दुनिया में लगभग अजेय थी और वह सीधे इस युद्ध में शामिल थी। बीस्ट गॉड डीटियन ने इस बार उसे डराया, लेकिन अगली बार क्या होगा? एक व्यक्ति की शक्ति शायद युद्ध का परिणाम बदल न सके, लेकिन उसकी जैसी टेरिफाइंग पावर युद्ध की दिशा बदल सकती थी।
इसके अलावा होली गोस्ट चर्च के पास अभी भी डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग शाओयाओ जो एक और अल्टीमेट डोलू था। दुनिया के केवल दो बाकी अल्टीमेट डोलू थे और वे दोनों सन मून एम्पायर की मदद कर रहे थे। ये डोलुओ कॉन्टिनेंट की तीन मूल एम्पायर्स के लिए भयानक डिसएडवांटेज था। युद्ध का बैलेंस पूरी तरह से सन मून एम्पायर के पक्ष में झुक गया था। स्टार लो एम्पायर ने मिंगडो माउंटेन रेंज वापस पा लिया, लेकिन भविष्य क्या होगा? सन मून एम्पायर की मेन फोर्सेस हेवनली सोल एम्पायर में केंद्रित थी, लेकिन डेथ गॉड डोलुओ सन मून एम्पायर में एंकर्स कर रही थी। और यह कहना मुश्किल था कि कितने स्टार लुओ एम्पायर के सोल्जर्स और सोल मास्टर्स नष्ट होंगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये शिशु एक इवल सोल मास्टर थी और सभी जान सकते थे कि उसकी मेंटल स्टेट स्थिर नहीं थी। ऐसा व्यक्ति नॉर्मल सिटीजन्स की मौत की परवाह नहीं करेगा और उसे कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। होयुहाओ ने सोचा, मेरी शक्ति पर्याप्त नहीं है। अगर मैं भी टाइटल डोलुओ बन जाऊं और शायद ट्रांसेंडेंट डोलुओ भी, तो शायद मैं उसे रोक सकूं। लेकिन टाइटल डोलुओ बनना इतना कठिन है। होयुहाओ ने कुछ नहीं कहा। सुसेंशी ने कहा, मैंने खबर भेज दी है और डेथ गॉड डोलुओ ये शिशुई के अस्तित्व की जानकारी सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स को दे दी है। मुझे लगता है जल्द ही एकेडमी भी युद्ध में शामिल हो सकती है, अन्यथा सनमून एम्पायर अजेय हो जाएगा। हुओयुहाओ ने अपने विचारों से लौटकर कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके वापस जाना चाहिए। स्टार लू एम्पायर को इस तरफ सनमून एम्पायर की ओर से ज्यादा दबाव नहीं मिल रहा है, इसलिए वे अभी कुछ समय तक खुद को स्थिर कर सकते हैं। लेकिन हेवनली सोल एम्पायर शायद बहुत बड़ी मुसीबत में है। डेथ गॉड डोलू के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि स्टारलू एम्पायर उतना असरदार हो सकता है, भले ही वे सन मून एम्पायर के क्षेत्र में धक्का मारे। अकेडमी को शायद कुछ और योजनाएं बनानी पड़ेंगी। शूसेंशी ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है तुम्हारा रिकवरी। अब बात मत करो और आराम करो। ठीक है। होयुहाओ ने फिर से अपनी आंखें बंद की और चुपचाप अपने शरीर के बदलावों को महसूस किया। उसका शरीर लगभग फट ही गया था क्योंकि उसने बीस्ट गॉड डीटीएन की शक्ति का अति प्रयोग किया था। लेकिन यह सब बेकार भी नहीं गया। भले ही उस समय बीस्ट गॉड उसका नियंत्रण कर रहा था, लेकिन होयुहाओ की चेतना पूरी तरह जागृत थी। इसलिए वह पूरी तरह महसूस कर सका कि बीस्ट गॉड की शक्ति कितनी भयानक और डरावनी थी। यही असली अल्टीमेट डोलुओ की ताकत थी। यह अनुभव निस्संदेह उसे यह आभास कराने के लिए पर्याप्त था कि शीर्ष स्तर के अस्तित्व का ऑरा कैसा होता है, भले ही उसने अभी तक वह कल्टिवेशन खुद हासिल न किया हो। हुओयुहाओ को साफ महसूस हुआ था कि डीटियन ने अपने असली शरीर की लगभग 80% सोल पावर उसमें डाल दी थी। उसके सारे पैसेजवेज उस शक्ति से भर चुके थे। उसकी अपनी लाइफ एनर्जी उस भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर का साथ नहीं दे पा रही थी। भले ही बीस्ट गॉड ने उसे बचाने के लिए अपनी रिवर्स स्केल दी थी, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि उसका शरीर लगभग टूट ही गया था। ये याद उसकी स्मृति में गहराई से अंकित थी। उसे महसूस हुआ था कि डीटियन की सोल पावर उसकी अपनी सोल पावर से बिल्कुल अलग थी। हुईहाओ एक सोल सेज था। उसकी सोल पावर गाढ़े लिक्विड जैसी थी जिसे वह अपनी इच्छा से सुलेट कर सकता था। उसकी डेंसिटी, प्योरिटी, रीजेनरेशन और सस्टेनेबिलिटी सभी अच्छी थी। लेकिन डीटियन की सोल पावर मानो असंख्य छोटे छोटे काले छेद ब्लैक होल्स हों जो आपस में जुड़े हुए थे। हर ब्लैक होल में भयानक स्पेशल पावर थी और हर स्पेस के भीतर अकल्पनीय शक्ति छिपी हुई थी। अ, और ये सब पूरी तरह टियान के नियंत्रण में था। उस समय होयुहाव ने खुद से सोचा था, क्या यही अल्टीमेट डोलू की शक्ति है? मानव शरीर में इतनी भयानक शक्ति कैसे समा सकती है? शायद उन्हें अपनी सोल पावर को कंटेन करने के लिए स्पेशल पावर का सहारा लेना पड़ता है और वह स्पेशल पावर उनके अपने शरीर के अंदर सक्रिय होती है। यह सब कितना अजीब और रहस्यमय है। डीटियन ने जब जब येशिशुई से लड़ाई की थी, तब स्पेशल पावर का जिक्र किया था और यह साफ था कि येशिशुई इस शक्ति में उतनी अच्छी नहीं थी। वे दोनों दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से थे, लेकिन उनके बीच फिर भी एक बड़ा अंतर था। होयुहाव को महसूस हुआ कि अगर डीटियन का असली शरीर मौजूद होता, तो येशिशुई चाहे डेथ पगोडा का उपयोग करे, वह फिर भी डीटियन के सामने टिक नहीं पाती। डीटियन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही नहीं कहा जाता था। होयुहाव ने अपने चार स्पिरिट से कहा था कि उसका भविष्य का लक्ष्य बीस्ट गॉड को चुनौती देना और उसे हराना होगा। उसके बाद ही वह गॉड रियलम की पुकार को महसूस करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस अनुभव के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वह अभी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों की तुलना में बहुत पीछे है।
भले ही हो यह एक दुर्लभ प्रोडिजी, लेकिन जो भी टाइटल डोलुओ बना, वह सभी प्रोडिजीज थे। यशीशी, मुएन और लोंग शाओयाओ अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली लोग थे। उन्हें पकड़ना तो दूर, उन्हें पार करने के लिए भी हो युहाओ को और बहुत मेहनत करनी होगी। डी टियान की शक्ति उसके मन में बार बार गूंज रही थी, लेकिन इससे वह निराश नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में एक प्रबल इच्छा जल उठी और अधिक ताकतवर बनने की और शक्तिशाली बनने की। इसके अलावा उसे एक और बात का एहसास हुआ। जब भी वह 2 बार बेहोश हुआ था, हर बार जब वह जागा तो उसकी स्पिरिचुअल स्टेट और मजबूत हो चुकी थी। और दोनों बार बेहोशी में उसे ऐसा लगा मानो डोंगर सचमुच उसके पास वापस आ गई हो। वह अनुभूति इतनी वास्तविक थी। अगर हर बार बेहोश होने पर ऐसा हो सकता है, तो मुझे हर दिन बेहोश होने में भी कोई आपत्ति नहीं है। यह सोचकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर चैनल की और अपने वर्तमान हालात को भीतर से देखा। उसके सारे पैसेजवेज फिर से जुड़ चुके थे। उनमें डेंस लाइफ एनर्जी बह रही थी। उसका खून सहजता से प्रवाहित हो रहा था। जैसे जैसे पैसेजवेज हील हो रहे थे, उसकी सोल पावर खुद ब खुद वापस आने लगी। ये उसके शरीर की शक्ति का सबूत था। डीटीएन की शक्ति कोई साधारण इंसान सह नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने शरीर को फाउंडेशन बनाकर बैटल लड़ी थी। अगर उसकी जगह कोई और टाइटल डुलुओ भी होता, तो शायद उसकी हालत उससे भी खराब होती, क्योंकि इतना दबाव झेलकर कोई भी इंसान फट सकता था, तो फिर एक सोल सेज जैसे हुए हाव हाव का क्या कहना। उसके हील्ड पैसेजवे हरी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे लाइफ एनर्जी से भरे हुए थे। और इस ट्रिमेंडस लाइफ एनर्जी का अधिकांश हिस्सा उसके लाइफ गार्डियन ब्लेड से आया था, उसकी अपनी नसों से नहीं। लाइफ गार्डियन ब्लेड ने लाइफ गोल्ड को अब्सॉर्ब करने के बाद पूरी तरह इवॉल्व कर लिया था। वह पहले केवल एक छोटा कार्विंग नाइफ था, लेकिन अब इवॉल्व होकर एक डैगर बन चुका था। वह लगातार हाव के शरीर के भीतर नरिश हो रहा था, यहाँ तक कि डीटीएन भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता था। जब उसका शरीर बुरी तरह घायल हुआ था, तो डीटीएन ने अपनी शक्ति से उसके वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा की थी। पैसेजवेज के डैमेज तो मामूली थे, क्योंकि उसकी नसों की शक्ति उन्हें खुद रिकवर करने में सक्षम थी। लेकिन अगर उसके ऑर्गन्स फट जाते, तो वह वाकई गहरी मुसीबत में पड़ जाता। डीथियान ये नहीं जानता था कि जब इमोर्टल डॉक्टर डोलुओ की लाइफ एनर्जी ने मार्गदर्शन किया, तो होयुहाओ के लाइफ गार्डियन ब्लेड की शक्ति फिर से मुक्त हो गई। उस शुद्ध लाइफ एनर्जी ने होयुहाओ के शरीर को एक बार फिर जीवन से भर दिया। इस बार इसके प्रभाव लगभग वही थे जो तब हुए थे, जब हुआ ने पहली बार इससे संलयन किया था। उसके क्षतिग्रस्त पैसेजवेज में और भी अधिक लाइफ एनर्जी समा गई थी। इसके ठीक हो चुके पैसेजवेज अब और भी मजबूत हो गए थे, और वे और भी अधिक लाइफ एनर्जी से भर चुके थे। यदि यह स्थिति बनी रहती, तो होयुहा को महसूस हुआ कि वह अधिकतम 3 और दिनों में सामान्य स्थिति में लौट सकता है। डेथ गॉड के साथ मुकाबले का अनुभव उसके लिए अत्यंत अमूल्य था। साथ ही उसने ये भी समझा कि बीस्ट गॉड की रिवर्स स्केल द्वारा दी गई सुरक्षा पूर्ण नहीं थी। इस बार वह भाग्यशाली था। अगर यशिशुई ज्यादा सतर्क नहीं होती, तो वह गहरे संकट में पड़ गया होता। ठीक वैसे ही जैसे यदि उसे किसी अल्टीमेट डोलू जैसा प्रल प्राणी मिल जाता। यहाँ तक कि यदि वह किसी सामान्य टाइटल डोलुओं का सामना कर भी लेता, तब भी उसका शरीर उस बोझ से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता, भले ही बीस्ट गॉड उस टाइटल डोलुओं को हराने में सफल हो जाए। बीते हुए पर विचार करना डरावना था, पर यह सब होयुहाव के लिए बुरा नहीं था, क्योंकि कम से कम अब वह आंका सकता था कि बीस्ट गॉड कितनी शक्ति अपने शरीर में प्रवाहित कर सकता है और उसकी बॉडी कितनी सह सकती है। ये भविष्य में बीस्ट गॉड की शक्ति का उपयोग करने के उसके प्रयासों के लिए बहुत लाभदायक होगा। बीस्ट गॉड ने रिवर्स स्केल सौंपने के बाद केवल बुरे काम नहीं किए थे, उसने अंततः कुछ अच्छा भी किया। फिर भी होयुहाउ स्वयं को बार बार यह समझाता रहा कि जब तक संभव न हो, वह बीस्ट गॉड की शक्ति पर भरोसा नहीं करेगा, अन्यथा वह उस पर निर्भर हो जाएगा, और इससे उसकी आगे की प्रगति और कल्टीवेशन बाधित हो सकती है। उसका सोल पावर अपने शरीर के भीतर लगातार घूम रहा था। होयुहाउ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का प्रयोग करके सोल पावर के एक छोटे हिस्से को नियंत्रित किया और उसे अपने टेंशन में संकेंद्रित किया। वह बार-बार सोचता रहा कि बीस्ट गॉड ने जब अपनी सोल पावर उसके शरीर में चैनल की थी, तब वह अनुभव कैसा था? यदि वह भी उस तरह का ब्लैक होल बना सकता, तो क्या उसकी कल्टीवेशन और तेज़ी से बढ़ जाएगी?
और भले ही उसकी कल्टीवेशन तेज न हो, तब भी युद्ध में उसकी एक्सप्लोसिवनेस कैसी होगी। विचार करते हुए हुओ युहाओ ने उस सोल पावर के धागे को अपने डैनशिन में घुमाना शुरू किया। उसने उसे व्हर्ल किया और कंप्रेस करना शुरू किया। यहीं शायद बीस्ट गॉड का रहस्य छिपा था। फिर भी स्पेशल पावर का उपयोग करना उसके लिए अभी भी एक पहेली था। ये थ्रेड इतनी शक्तिशाली नहीं थी, पर होयुहाव के इरादों के साथ ये तेजी से घूमने लगी। धीरे धीरे वह सोल पावर कंप्रेस हो रही थी। शुरुआत में वह एक मुट्ठी के बराबर थी, फिर कंप्रेस होकर चिकन एग जितनी हुई और अंततः हॉथॉर्न के आकार तक पहुंच गई। होयुहाव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी तरल सोल पावर उस स्तर पर पहुंचकर ठोस होने का रुझान दिखा रही थी। कंप्रेशन के कारण उसकी रोटेशन स्पीड धीमी पड़ने लगी। क्या हो रहा है? आ, क्या मेरी मेथड गलत है? वह सोचता रहा, क्योंकि डियन की सोल पावर तो स्पष्ट रूप से छोटे छोटे ब्लैक होल्स से बनी थी जो हाई स्पीड पर घूमते थे। प्रत्येक ब्लैक होल में स्पेशल पावर और अपार सोल पावर समाहित थी। क्या मैं सोल पावर को कंप्रेस करने में कुछ गलत कर रहा हूँ? विचारों में डूबकर हाउ यू हाउ ने और अधिक स्पिरिचुअल पावर डाली और उस सोल पावर को और तेज घूमने के लिए मजबूर किया। पर वह सावधान रहा कि अब और कंप्रेस ना करे। धीरे धीरे उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उस थ्रेड की रोटेशन और तेज हुई, पर उसी के साथ उसमें सॉलिड ग्रेन्स बनने लगे। वे दाने घूमते हुए अपने चारों ओर से बचे हुए सोल पावर को सोखने लगे ताकि वे स्वयं को और मजबूत कर सकें। जो वर्लपूल्स पहले हॉथॉर्न के आकार तक कंप्रेस हुए थे, वे अब फिर से फैलने लगे। नहीयुहाओ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर पर कड़ा नियंत्रण किया ताकि उन वर्लपूल्स की गति घट सके। ये वही बात थी। यदि कोई और सोल सेज उसकी जगह होता, तो उस व्यक्ति के पास इतने अतिरिक्त स्पिरिचुअल पावर न होते कि वे बार-बार अपनी सोल पावर के नियंत्रण को एडजस्ट कर सकें। धीरे-धीरे सोल पावर की रोटेशन स्पीड कम हुई और बाहरी सोल पावर को अवशोषित करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ गई। उसका आयतन बढ़ना रुक गया और जो ठोस हुआ हुआ सोल पावर था, वह भी धीरे-धीरे पिघलकर फिर तरल बन गया। अंततः पोयोहाव की सावधानीपूर्ण काबू के तहत वह सोल पावर का थ्रेड सामान्य स्थिति में लौट आया और डैनशियन की सारी सोल पावर वापस आ गई। ये अब फिर से मिस्टीरियस हेवन टेक्निक की कल्टिवेशन पैथवेज के अनुसार घूमने लगी। पोयोहाव अपने इस प्रयोग के बाद पूरी तरह उलझन में था। वह बीस्ट गॉड से ये पूछ भी नहीं सकता था। डिटियन को शायद ये जानकर प्रसन्नता होती कि उसकी सोल पावर की वृद्धि धीमी हो रही है। टियन ऐसा सीक्रेट कैसे साझा कर सकता था? फिर भी डिटियन अपने सोल पावर को जिस तरह से घुमाता था, वह होयुहाव के मन पर गहरी छाप छोड़ गया था और वह हल्का सा महसूस कर सकता था कि यही वह तरीका है जिसे वह अंततः प्राप्त करेगा। यहाँ अपने शरीर पर प्रयोग करना बहुत खतरनाक था। एक भी छोटी सी चूक उसके शरीर में किसी बम की तरह काम कर सकती थी। हुओयुहाओ ने फैसला किया कि जब उसका शरीर ठीक हो जाएगा, तब वह अपनी सोल पावर को शरीर से बाहर निकालकर बाहरी रूप से नियंत्रित करेगा। उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कम से कम उसे ये रहस्य समझना था कि सोल पावर और स्पेशल पावर कैसे एक दूसरे में समाहित होते हैं। बाकी बातों के लिए वह एकेडमी लौटकर एल्डर श्वान से पूछेगा। भले ही एल्डर श्वान अल्टीमेट डोलू नहीं थे, फिर भी वे आखिरकार रैंक 98 ट्रांसेंडेंट डोलुओ थे। इसलिए वे भी उसी दिशा में काम कर रहे होंगे। उसका शरीर हर पल बेहतर हो रहा था और उसकी पैसेजवेज लगातार खुद ही जुड़ती जा रही थीं। शाम तक हुयुहाव खुद बिस्तर से उठ सकता था। हालांकि उसकी शारीरिक हालत के कारण वह रात के खाने में ज्यादा नहीं खा पाया। उसने एक बड़ा कटोरा पोषक मांस का सूप और कुछ नूडल्स खाए जो बहुत नर्म पकाए गए थे। कैंटीन में बैठे श्रेक के सभी लोग बार बार हुयुहाव की ओर देख रहे थे। क्या चमत्कार! हुयुहाव के साथ जो हो रहा था वह वाकई चमत्कार जैसा था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी पैसेजवेज लगभग पूरी तरह से बिखर चुकी थीं। न सिर्फ वह जीवित बच गया, बल्कि केवल 3-4 दिनों में वह चल फिर भी सकता था। ये और क्या था अगर एक चमत्कार नहीं? यदि वे उसे इतना ठीक-ठाक नहीं जानते होते तो उसे अमर शरीर ही वाला कह देते। सुसंशी युहाओ के फीके चेहरे को घूरते हुए बोला, युहाओ, तुम आज रात अपना ख्याल रखने के लिए किसे सौंपोगे? ये गई और ननचुकचू उसकी बात सुनकर लाल हो गई। टंगुतोंग अपना सूप पी रही थी और उसकी चम्मच हल्की सी कांपी, जिससे उसने कुछ सूप फिर से कटोरे में गिरा दिया। हुओयुहाओ मुस्कुराया और कहा, जरूरत नहीं है।
हम नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी के मुख्य शिविर के भीतर हैं और यहाँ बहुत सुरक्षित है। मैं खुद भी चल फिर सकता हूँ, मैं इसलिए मुझे किसी की देखभाल की ज़रूरत नहीं है। हाल के कुछ दिनों के लिए धन्यवाद। मुझे पता है मैंने आप लोगों को परेशान किया। मेरा शरीर 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब हम अकेडमी लौट सकते हैं। ये गाय और नंचू को थोड़ी उदास दिखीं जब उन्होंने सुना कि उसे किसी की देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये था कि अब उन्हें उसके पास होने का मौका कम मिल पाएगा। टंगुतोंग ने राहत की गहरी सांस ली। पूरे भोजन के दौरान उसने होयोहाओ की एक बार भी ओर नहीं देखा। पिछले रात उसे होयोहाओ को पोंछने व साफ करने के बारे में सोचते ही वह असहज हो उठती थी। वह खुद को ही समझा नहीं पा रही थी। मैंने पिछली रात उसकी मदद क्यों की? यह अविश्वसनीय है। सुसंशी ने उन तीनों लड़कियों को देखा और उसके चेहरे पर अजीब सा मुस्कान उभर आई। ठीक है, तो तुम आज रात सतर्क रहना। सही है, वुतोंग तुम्हारे पास बहुत पास है, और अगर तुम्हें अपने शरीर में कुछ गलत महसूस हुआ तो तुम उसे बुला सकते हो। वह जितनी जल्दी हो सके आ जाएगी। है ना, वुतोंग? आ? तंग वुतोंग ने सिर उठाया और सुसंशी की ओर, फिर हो युहाओ की तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ी कठोरता लिए हुए था, फिर उसने सिर हिलाया। हो युहाओ ने देखा कि वह उतनी उत्सुक नहीं है और जल्दी से कहा, ठीक है, वुतोंग, मुझे तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तंग वुतोंग ने सहमति में कहा और फिर सिर झुका लिया। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने तंबुओं में आराम करने लौट गए। इस समय नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी का शिविर काफी खाली था, क्योंकि अधिकांश सेना पहले ही मिंगडो माउंटेन रेंज में तैनात हो चुकी थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जुजू को वहां सब कुछ संभालना था, इसलिए वे भी यहाँ मौजूद नहीं थे। हुओ युहाओ ने अपने पाँव क्रॉस कर बिस्तर पर बैठकर अपने शरीर में काफी सुधार महसूस किया। उसकी पैसेज वेज पूरी तरह से फिर से जुड़ चुकी थी। और अगली चीज़ जो उसे करनी थी वह थी अपनी नई पैसेजवेज़ की आदत डालना। साथ ही उसे अपनी पैसेजवेज़ को अपनी लाइफ एनर्जी से पोषण देकर मजबूत और सुदृढ़ होने देना था। तब तक वे पूरी तरह ठीक हो जानी चाहिए थी। लाइफ गोल्ड वाकई एक रहस्यमयी अस्तित्व है। हो युहाओ ने अपने मन से लाइफ गार्डियन ब्लेड को नियंत्रित किया। हरी रोशनी की एक छिलमिलाहट आई और वह अचानक उसके सामने प्रकट हो गया और हवा में नीचे की ओर नुकीला होकर थिरकने लगा। कमरा थोड़ा मंद था, पर छुरा डैगर की उपस्थिति ने तुरंत सब कुछ हरे रंग की छटा से रंग दिया। हरी रोशनी कमरे में बुनकर फैल गई और घनी लाइफ एनर्जी लहरों की भांति फैलने लगी। हुईहाओ ने हाथ हिलाया और लाइफ गार्डियन ब्लेड उसकी पकड़ में आ गया। ब्लेड ज्यादा लंबा नहीं, लगभग 7 इंचेस, और हैंडल करीब 4 इंचेस लंबा था। लाइफ गार्डियन ब्लेड को केवल एक छोटा डैगर ही माना जा सकता था। हालांकि जैसे ही होयुहाव ने लाइफ गार्डियन ब्लेड को कसकर थामा, उसे अपने शरीर में लाइफ एनर्जी की एक घनी लहर भरती हुई महसूस हुई और उसके शरीर का हर भाग हरे रंग की चमक से दमक उठा। वह अपने बिस्तर से छलांग लगाकर नीचे उतर गया और अपने स्टोरेज रिंग से एक सख्त टुकड़ा धातु निकाला। होयुहाव ने हाथ में लाइफ गार्डियन ब्लेड घुमाया और हरी रोशनी उस धातु पर चमकी। फिर वह हवा में ऐसे ही गायब हो गया, मानो कभी मौजूद ही न था। लाइफ गार्डियन ब्लेड पर एक किरण सी रोशनी चमकी। उसका स्वरूप अधिक बदला नहीं, पर हो युहाओ महसूस कर सकता था कि अब उसके भीतर कुछ लाइफ एनर्जी समाहित हो गई थी जो उसकी अपनी नहीं थी। हो युहाओ ने फिर से अपने मन का उपयोग किया और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसकी आई ऑफ डेस्टिनी से उड़कर बाहर आ गया। लाइफ गार्डियन ब्लेड ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को छूकर दबाया और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर झिलमिला उठा और उस लाइफ एनर्जी को अवशोषित कर लिया, जो किसी दूसरे वस्तु की थी। हो युहाओ के मन में एक विचार आया, ठीक वैसा ही जैसा वांग चुअर ने पहले कहा था। लाइफ गार्डियन ब्लेड और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर स्पष्ट रूप से एक दूसरे के पूरक थे। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर द्वारा अवशोषित लाइफ एनर्जी ब्लेड को बनाए रखने में सहायक हो सकती थी, जबकि लाइफ गार्डियन ब्लेड द्वारा वस्तुओं से अवशोषित लाइफ एनर्जी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को पूर्ति रिप्लेनिश करने में उपयोगी थी। यदि ये दोनों आइटम्स पूरी तरह से फ्यूज हो जाएं तो उनकी शक्तियां और भी बढ़ सकती थीं, शायद इतनी की भय पैदा कर दें। लाइफ गार्डियन ब्लेड उसी की थी, जबकि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर वांग चोयर की थी, इसलिए पहले वह ऐसा करने का प्रयास नहीं कर सकता था। उस समय लाइफ गार्डियन ब्लेड सिर्फ एक छोटा कार्विंग नाइफ जैसा था और उसका आकार बहुत छोटा था। पर अब ब्लेड की बल्क बढ़ चुकी थी और दोनों आइटम्स हो युहाव के पास थे। क्या वह अब यह प्रयास कर सकता था?
हुआयुहाओ ने सोचते हुए गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की नोक को अंगुलियों में पकड़ा और फिर उसे लाइफ गार्डियन ब्लेड के ग्रिप के खिलाफ दबा दिया। लाइफ गार्डियन ब्लेड मंद हरी रोशनी से चमक उठा, जबकि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से धीमी धीमी सुनहरी लहरें फैल रही थीं। वे रोशनियां आपस में बुनकर एक दूसरे में घुलने लगीं। मैं उन्हें बस जोड़कर नहीं रख सकता, है ना? एक सरल जुड़ाव उनके संभावित सामर्थ्य को उजागर नहीं कर सकता था। इसे काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? होयुहाव अटक गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका निर्णय सही था, पर उन्हें कैसे मिलाया जाए, ये एक कठिन प्रश्न था। उसने भौहें चढ़ाईं और गहरे विचार में डूब गया। लाइफ गार्डियन ब्लेड जबरदस्त लाइफ एनर्जी विकीर्ण कर रहा था, जबकि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर कहीं अधिक संयमित लगा। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के गहरे सुनहरे रंग के भीतर सुनहरी रोशनी बहती सी नजर आ रही थी, शायद इसलिए कि उसने कईयों का रक्त चखा चखा था और भाला स्वयं एक गंभीर और वीरान औड़ा छोड़ता था। दोनों आइटम्स में लाइफ एनर्जी को अवशोषित करने की समान विशेषता थी, पर वे इस मायने में अलग थे कि लाइफ गार्डियन ब्लेड वस्तुओं से लाइफ एनर्जी अवशोषित कर उसे मनुष्यों या प्राणियों के लिए उपयोगी रूप में बदल देता था, जबकि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर इसका उल्टा करता था। ये दोनों किस तरह से मिलाए जा सकते थे? होयुहाव ने दोनों आइटम्स को एक दूसरे पर दबाए रखा और विचार करना जारी रखा, और एक दूसरे से लगे, एक दूसरे तो उसने उनकी रूपांतरण की गहरी अनुभूति की। जल्दी होयुहाव ने पाया कि जब उन्हें साथ दबाया जाता है तो दोनों में ज़्यादा बदलाव नहीं आता। वे एक दूसरे को अस्वीकार नहीं कर रहे थे, तनुसे पर एक दूसरे को भी आकर्षित नहीं कर रहे थे। वे दो बिल्कुल अलग वस्तुओं की तरह दिख रहे थे, बहुत ही साधारण, और जब उन्हें साथ दबाया गया तो कुछ खास नहीं हुआ। हुयुहाव ने एक और टुकड़ा धातु निकाला। उसने लाइफ गार्डियन ब्लेड को उसकी लाइफ एनर्जी अवशोषित करने दिया। हाँ, कुछ बदलने लगा। लाइफ गार्डियन ब्लेड एक बार चमका और उसके बाद सुनहरी रोशनी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के चारों ओर फैल गई। हालांकि ये इंटरैक्शन जबकि भर का ही रहा और दोनों आइटम्स का पारस्परिक प्रभाव समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि मैं इन्हें जबरदस्ती फ्यूज नहीं कर सकता। कम से कम इस समय मेरी वह क्षमता नहीं है। वो युहाव ने झुंझलाकर सिर हिला दिया। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी झिलमिला उठी और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को फिर से अपने अंदर सोख लिया। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया। यदि उसके पास उन्हें मिलाने की क्षमता नहीं है, तो क्या वे उसकी आई ऑफ डेस्टिनी के भीतर डेस्टिनी के माध्यम से आपस में मिल सकते हैं? आई ऑफ डेस्टिनी में डेस्टिनी की रहस्यमयी शक्ति निहित थी, और ये वह शक्ति थी जिसे यहाँ तक कि बीस्ट गॉड डीटियन भी पूरी तरह नहीं समझ सकता था। बीस्ट गॉड पहले लाइफ गार्डियन ब्लेड के अस्तित्व का पता नहीं लगा पाया था, क्योंकि होयुहाव की ऑफ डेस्टिनी में समाहित था। पहले होयुहाव ने दोनों आइटम्स को अपनी आई ऑफ डेस्टिनी में अलग-अलग संग्रहित और पोषित किया था, और उसने उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करने दिया था। अगर वह अपनी विधि बदल दे तो? इसी विचार से होयुहाव ने तुरंत लाइफ गार्डियन ब्लेड को अपनी आई ऑफ डेस्टिनी में फिर से सोख लिया और उसे नियंत्रित करके उस स्थान पर रखा जहां गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी थी। उसे अभी कुछ खास महसूस नहीं हुआ। वे दोनों डेस्टिनी की शक्ति के प्रभाव में थे, पर वे शांतिपूर्वक वहीं बैठे थे। बाहर जैसी ही स्थिति बनी हुई थी। कोयुहाव चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अच्छी चीजें इंतजार करने वालों के पास ही आती है। उसके लिए दोनों आइटम्स का मिल जाना संभवतः उसे एक अप्रत्याशित सरप्राइज दे सकता था, जबकि अगर वे नहीं मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वे दोनों ही अपने-अपने तरीके से होयुहाव के ट्रम्प कार्ड्स थे। होयुहाव ने उन दो चीज़ों के साथ काम समाप्त किया जिन्हें लगभग दैविक हथियार कहा जा सकता था, और उसके विचार फिर से डीटियन की सोल पावर की याद में लौट आए। उसका शरीर इस समय पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, पर उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो चुकी थी। उसके शरीर में सोल पावर भी फल-फूल रही थी। होयुहाव अपने शरीर के भीतर प्रयोग करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो उसे बड़ा संकट हो सकता था। पर बाहर की स्थिति अलग थी। यद्यपि वह जानता था कि उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक उसका शरीर पूरी तरह ठीक न हो जाए, फिर भी वह अभी इस प्रलोभन को रोक नहीं सका। यह शिशुई के साथ संघर्ष ने उसकी शक्ति और बल की चाह को और बढ़ा दिया था, और डीटियान की सोल पावर के रहस्य को समझना और पकड़ना निस्संदेह उसके कल्टीवेशन में सुधार के लिए बहुत मददगार होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद होयुहाव ने अपने प्रयोग शुरू करने का निश्चय किया। वह इसे बाहरी रूप से ही कर रहा था, और यदि उसने अपनी सोल पावर को ठीक से नियंत्रित रखा तो उसे खुद को चोट पहुंचने का खतरा नहीं था। पिछली बार जब उसने इसे शरीर के भीतर प्रयास किया था तो वह उसे रोक भी पाया था, अतः बाहर ये करने में समस्या नहीं आनी चाहिए थी। होयुहाव ने खुद को आश्वस्त किया और तुरंत अपना प्रयोग आरंभ कर दिया। होयुहाव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे धीरे एक महीन धागा सा सोल पावर प्रकट हुआ। मिस्टीरियस हेवन टेक्निक की सोल पावर फीके सफेद रंग में दिखी।
ये उसकी सबसे शुद्ध सोल पावर थी क्योंकि ये उसकी किसी भी मार्शल सोल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही थी। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।